बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शम्सुल आमीन एंड वेलकम टू बूम एकेडमी वर्चुअल कैंपस। टेस्ट में तकरीबन 3-4 दिन रह गए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिक्स पोर्शन ऑफ एमडीकेट 2024। कुछ खास एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड अ बूस्टर डोज। पिछले टेस्ट के से पहले हम लोगों ने की पॉइंट शेयर किए थे। आज के टेस्ट में हम लोग वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। इस बार इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में इस साल प्रेजेंट होंगे। खास एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करूंगा जो हम लोगों ने तकरीबन 33 एमसीक्यूज निकाले हैं। उससे एमसीक्यूज जो है 2-3 एमसीक्यूज से रिपीट होंगे, मतलब 54, 58 जितने भी एमसीक्यूज है वो इन्हीं एमसीक्यूज में से होगा। इसके अलावा कोई एमसीक्यूज टेस्ट में नहीं होगी। सबसे पहले याद रखें कि सबसे पहले एक एमसीक्यूज हमारे पास होगा। एमसीक्यूज विल बी फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज हमारे पास इजी से स्टार्ट करेंगे। डिफिनीशंस, आप लोग को डिफिनीशन गिवन होगा कि किस चीज का डिफिनीशन है। फॉर एग्जाम्पल लॉ का होगा, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट गिवन होगा कि ये हमारे पास जो है कौन सी लॉ है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बिटवीन देम। ये कौन सी लॉ है? ओम लॉ है, कूलम लॉ है, कौन सी? आप लोगों ने कूलम लॉ को मार्क करना होगा। इसी तरह इसके साथ साथ कूलम लॉ के साथ साथ ओम लॉ का डिफिनीशन याद रखें। ओम लॉ की डिफिनीशन गिवन होगी कि हमारे पास कौन सी लॉ है। सो डिफरेंट लॉज हमारे पास है। इसी तरह न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, उसकी स्टेटमेंट आप लोगों को गिवन होगी कि कौन सी लॉ है। इसी तरह हमारे पास कुछ खास प्रॉपर्टीज लाइक इनर्शिया जो है इनर्शिया गिवन होगी, या इसके अलावा हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का डिफिनीशन गिवन होगा, तो वो आप लोगों ने मार्क करना है। लेकिन याद रखें कि पहले एमसीक्यूज किस चीज का होगा। एक एमसीक्यूज हमारे पास पूरे टेस्ट में एक या एक से ज्यादा एमसीक्यूज डिफिनीशन का होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर सेकंड, इक्वेशन डिफिनीशन होगा। लाइक फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड डैश, वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। सो स्टेटमेंट इस तरह होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डैश। यानी जो इक्वेशंस आप लोगों ने बुक में पढ़े हैं उनकी डिफिनीशन फॉर्म में गिवन होगी। और इसमें हमारे पास ये दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, P इज इक्वल टू FT एंड P इज इक्वल टू FV। इन याद रखें, इन दोनों में से आप लोग गिवन होगा द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड डैश, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड डैश। तो याद रखें कि हमारे पास पावर जो है वो बराबर है W बाई टी। W इज इक्वल टू FD बाई टी, ये हमारे पास बनता है FV। सो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, ये हमारे पास है पावर। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड P, ये पावर नहीं है, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। सो ऑप्शन में दोनों गिवन होंगे, पावर या मोमेंटम। सो अगर फोर्स एंड वेलोसिटी हो पावर मार्क करना है, अगर फोर्स एंड टाइम हो तो मोमेंटम मार्क करना है। द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी टू डेंसिटी E डिवाइड बाई रो, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है वेलोसिटी। यानी जो इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़े हैं उनको आप लोग के पास स्टेटमेंट फॉर्म में गिवन होगा। दिस इज कॉल्ड एमसीक्यूज नंबर सेकंड। एक एमसीक्यूज हमारे पास इस तरह आएगा। तब हमारे पास जो है थर्ड एमसीक्यूज ये होगा कि ओम लॉ कोरिलेट डैश, न्यूटन लॉज कोरिलेट डैश और कूलम्स लॉ कोरिलेट डैश। स्टेटमेंट ये होगा कि प्लैंक लॉ जो है किस किस चीज के बारे में है। सो ओम लॉ हमारे पास जो है दिस इज द रिलेशन बिटवीन I एंड V। कूलम लॉ हमारे पास जो है, कूलम लॉ हमारे पास है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो जितने भी लॉज है उनको वो गिवन होगी कि किस चीज के बारे में, ये किस चीज के बारे में रिलेशन है। दूसरा याद रखें कि लॉ के पोस्टुलेट गिवन होंगे। अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ नोन एज डैश शेल। इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस एनर्जी विद इट मूव फ्रॉम लो टू हाई एनर्जी लेवल। सो लो से जब हाई में जाता है तो इट गेन्स एनर्जी, जब हाई से लो में आता है तो इट लॉस एनर्जी। सो ये पोस्टुलेट डिफरेंट लॉ की जो पोस्टुलेट्स है वो गिवन होंगे। और इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो जब हमारे पास डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कि हमारे पास इंटेंस लाइट होगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी, या करंट पर डिपेंड करते हैं, मैक्सिमम एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, ब्राइट लाइट, डिम लाइट। सो वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आप लोगों ने याद रखनी है। सो जिस लॉ की जो पोस्टुलेट्स है वो आप लोगों ने याद रखनी है। या इसी तरह लॉ ऑफ रिलेटिविटी के जो पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास, सो सारे लॉज के पोस्टुलेट्स में से एक एमसीक्यूज पोस्टुलेट का आएगा। इसी तरह एमसीक्यूज में फिर हमारे पास आएगा इक्वेशन कि चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर ओम लॉ, चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स।
चूज द इक्वेशन फॉर द, सो एक एमसीक्यू हमारे पास इक्वेशन से आएगा। ये हमारे पास सिंपल है, जिस तरह प्रीवियस टेस्ट में आया था सिंपल सा कि चूज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उसका हमारे पास इक्वेशन है हाफ mv स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन में याद रखें कि आप लोगों ने याद रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, इन दोनों चीज का इक्वेशन याद रखना है। इसके अलावा कैपेसिटर का चार्ज, कैपेसिटर एनर्जी, और कैपेसिटर में हम एनर्जी डेंसिटी पढ़ते हैं, वो एनर्जी डेंसिटी उसकी इक्वेशन जो है आप लोगों ने याद रखनी है, जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसका इक्वेशन। सही है, ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। इसी तरह हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारी चीजें सेम है, ये भी आती है टेस्ट में। नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है कि डिवाइस एक एमसीक्यू जो है, फिर याद रखें एमसीक्यू नंबर 7 डिवाइसेस, डिवाइसेस में आते हैं हमारे पास कि फोटो इलेक्ट्रिक डायोड क्या करता है, फंक्शन ऑफ पीवी जंक्शन, पीवी जंक्शन या डायोड हमारे पास क्या है, या रेक्टिफायर हमारे पास क्या करती है, या हमारे पास इन्वर्टर हमारे पास क्या करती है, या द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज डैश। सो डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, वो डिवाइसेस आते हैं कि द फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर इज डैश, द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज डैश, द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर इज डैश। सो जितने भी डिवाइसेस आप लोगों ने एपीएससी में पढ़े वो डिवाइसेस लिस्ट बना रहे, 4 5 6 7 8 डिवाइसेस होंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 8 हमारे पास प्रोसेस आते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड डैश रेक्टिफिकेशन, द डिवाइस व्हिच यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड डैश, द डिवाइस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। The conversion of DC into AC is called inversion. रिवर्स जब कर ले तो इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। In the device use is called inverter. डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। सो प्रोसेसेस, और फिर एक एमसीक्यू प्रोसेस से आता है, द प्रोसेस व्हेन लाइट कम्स एंड रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनीशन। फिर द चेंज इन वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन हिट्स, व्हेन अ वेव हिट्स इलेक्ट्रॉन, तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है उसका डिफिनीशन। इसी तरह पेयर प्रोडक्शन, और पेयर प्रोडक्शन के साथ पेयर इन्हेलेशन, इन चीजों की आप लोगों ने, इन प्रोसेस का डिफिनीशन आप लोगों ने याद रखना है। सही है, ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 हो गया। एमसीक्यूज नंबर 9, एमसीक्यूज नंबर 9 हमारे पास बेसिक थ्योरी, सिंपल से एमसीक्यूज आजकल एमसीक्यूज में आ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू डैश, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू डैश, इट इज ड्यू टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपल एमसीक्यूज भी हमारे पास आते हैं, इजी कैटेगरी ऐड हुए, 70% रिकॉल एमसीक्यूज है, इसके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं केसेस से, डिफरेंट केसेस, ये हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये हमारे पास एक गाड़ी है और ये हमारे पास जो है दूसरी गाड़ी है और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो फिर हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। इनके ये केसेस हमारे पास आते हैं। इसी तरह हमारे पास लेट सपोज रेंज है, हाइट है, टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इनके डिफरेंट केसेस हम लोगों ने पढ़े थे, कब मिनिमम होगी कब मैक्सिमम होगी। इसी तरह केसेस के बारे में प्रोजेक्टाइल में जो है हम लोगों ने टॉप पर जो है डिफरेंट केसेस में काइनेटिक एनर्जी फाइंड की थी, फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी, और इन दोनों की जो रेशियोज हम लोगों ने फाइंड की थी कि कब काइनेटिक पोटेंशियल की 3 टाइम्स होगी, कब ये इसकी 3 टाइम्स होगी, कब ये दोनों सेम होगी, तो ये केसेस हम लोगों ने पढ़े थे। फिर आप लोगों को याद होगा कि इलास्टिक कोलिजन में 3 केसेस है, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो तो ये दोनों इलास्टिक को इंटरचेंज करते हैं। लेट सपोज एक 10 स्पीड से एक बॉल आती है और 5 स्पीड को हिट करती है, तो ये पहले वाला 5 से चलेगा और दूसरी वाली की इलास्टिक 10 हो जाएगी, एडजस्ट इंटरचेंज। या इसी तरह हम लोगों ने कहा था कि लेट सपोज ये हमारे पास एक 10 मीटर पर सेकंड पर एक बॉल आ जाए और दूसरी बॉल जो रेस्ट में उसको हिट कर ले, तो क्या होगा, तो ये 10 वाला है ये रुक जाएगा 0 स्पीड पर और ये 0 जो है ये 10 स्पीड पर चला जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने ये भी कहा था कि लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास बहुत ज्यादा है और एक छोटे मास को हिट करती है। लेट सपोज एक बड़ी बॉल है स्टील की, ये 100 मीटर पर चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ चल रही है, और ये छोटी बॉल को हिट कर ले
जो लेट सपोज 0 स्पीड पर थी, तो क्या होगा कि 10 वाला जो है अपनी जगह पर ये इसकी स्पीड सेम होगी, लेकिन छोटा जो है ये इसकी डबल स्पीड पर चलेगी। तो अगर आपको कहे कि एक ट्रक जो है 50 स्पीड से आ रहा है एक साइकिल वाले को मारे, तो क्या होगा, ट्रक अपनी स्पीड से चलेगा, साइकिल उसकी डबल स्पीड पर चलेगा। या हम एक इस तरह करें कि एक साइकिल वाला जो है एक खड़े ट्रक को मार दे, तो ट्रक अपनी जगह पर रहेगा लेकिन साइकिल उसी वेलोसिटी से वापस मुड़ जाएगा। या एक छोटा बाल दीवार को मारे, तो ये डिफरेंट केसेस हम लोगों ने डिस्कस की थी, ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। तो ये डिफरेंट केसेस से एक एमसीक्यूज हमारे पास एंट्री टेस्ट में जरूर आता है। फिर हमारे पास जो है एप्लीकेशन ऑफ लॉ से भी हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है कि डिफरेंट लॉ में हमारे पास जो लेट सपोज मैं करंट को इंक्रीज को वोल्टेज को इंक्रीज करता हूं, तो क्या होगा, मेरे पास करंट भी इंक्रीज होगा। तो दिस इज ड्यू टू ओम लॉ। आप लोगों ने जो इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने डायरेक्टली उसको लॉ से इफेक्ट करना है। अगर मैं चार्ज को इंक्रीज करता हूं, दोनों चार्जेस को, तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। तो जो लॉज हम लोगों ने पढ़े हैं उसके एप्लीकेशन उसको ये लोग जो है अप्लाई करेंगे, डिफरेंट केसेस लेंगे। सही है। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हो गए, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसी तरह याद रखें कि जब टेस्ट आप लोग देंगे तो याद रखें कि टेस्ट इसी तरह से इजी एमसीक्यूज होते हैं हमारे पास, मुश्किल एमसीक्यूज हमारे पास नहीं होते। जितनी भी कोर्स की चीजें कंटेंट्स है वो हम लोगों ने पढ़ी है, उन्हीं से आती है। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है एमसीक्यूज नंबर 12 या 13 ग्राफ से। एक एमसीक्यूज ग्राफ से आता है, ग्राफ से हमारे पास 2 एमसीक्यूज कन्फर्म है। सही है। ग्राफ के हमारे पास 2 एमसीक्यूज आते हैं, एक हमारे पास एरिया और एक हमारे पास स्लोप का एमसीक्यूज है। एरिया और स्लोप, फॉर एग्जांपल वीटी ग्राफ, इसकी एरिया आप लोगों को क्या देगी, तो सिंपल याद रखिए कि एरिया के लिए इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। सो वी नो दैट v इज इक्वल टू s डिवाइड बाई टी। सो vt हमारे पास आ जाएगी s, यानी एरिया जो है आप vt ग्राफ गिव अस डिस्प्लेसमेंट। स्लोप क्या देगी, पहली वाली को दूसरी से डिवाइड करेंगे, सो v डिवाइड बाई टी। सही है। सो v डिवाइड बाई टी हमारे पास बराबर एक्सीलरेशन का। सो स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव अस एक्सीलरेशन। सो कुछ इक्वेशंस की हमारे पास जो है एरियाज आती है, कुछ के हमारे पास स्लोप आती है। मैं कुछ लिखूंगा, बाकी आप लोग अपना ज़हन चला ले। फॉर एग्जांपल स्लोप ऑफ डैश, तो क्यू बाई टी ग्राफ का स्लोप अगर हम पढ़ेंगे तो याद रखें कि हमारे पास करंट देगा। अगर आपको एमसीक्यू में पूछे कि स्लोप ऑफ चार्ज डायग्राम ग्राफ गिव अस डैश, तो इट विल गिव अस करंट। सही है। इसी तरह W बाई टी किस चीज के बराबर है, पावर की। सो वर्क टाइम ग्राफ, या वर्क के बजाय याद रखिए आपको एनर्जी भी दे सकती है। एनर्जी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा इट विल गिव अस पावर, P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई टी। या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्राफ हमें क्या देगा, इट विल गिव अस वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव अस वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ फोर्स एंड मास गिव अस डैश एक्सीलरेशन, बिकॉज वी नो दैट F इज इक्वल टू ma। या द स्लोप ऑफ F बाई K f by x give us dash, it is give us spring constant because f is equal to kx। यहाँ से हम k फाइंड करेंगे तो f by x। सो ये जो डिवीजन है इन दो का ग्राफ लेके, तो इसका स्लोप हमें ये थर्ड क्वांटिटी देगी। सही है, सिंपल चीज है। तो ये हमारे पास स्लोप के एमसीक्यूज है। इसी तरह एरिया हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें जो चीज देती है उसकी एरिया उसके बराबर होगी। फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं f इज इक्वल टू ma। सो मास और एक्सीलरेशन का एरिया हमें क्या देगी, ये हमें देगी फोर्स। या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर हम ले लें तो इसकी जो एरिया ये हमें क्या देगी, ये हमें देगी W। सही है। तो W इज इक्वल टू एफ टी, या एफ वी, P इज इक्वल टू एफ वी। तो यह अगर हमारे पास जो है एफ वी का एरिया जो है हमें क्या देगी, सो दिस विल गिव अस P एंड दिस P हमारे पास क्या है, पावर। द स्लोप ऑफ force time graph give us dash, the area of force time graph give us dash, so ft is equal to p। ये p हमारे पास मोमेंटम है, फिर आप लोगों ने मोमेंटम को मार्क करना होगा। सही है। या f is equal to kx, so k और x का जो ग्राफ होगा एरिया वो हमें फोर्स देगी, f is equal to kx।
सही है। तो ये सारी चीजें जो है इस तरह आप लोग याद रखें, इसको याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट सिंपल एमसीक्यूज है। यहां पर स्लोप में आप लोग ये चीज भी याद रखें कि ये देखें आई और वी, सो इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप आई डिवाइड बाई वी, बस अब हमें याद रखना है कि आई बाई वी किस चीज के बराबर है, सो वी इज इक्वल टू आई आर, आई बाई वी इज इक्वल टू 1 ओवर आर, सो ये हमें देखिए 1 ओवर आर और 1 ओवर आर बराबर है जी, कंडक्टेंस। सो आई वी ग्राफ का स्लोप हमें कंडक्टेंस देगा, वी आई ग्राफ हमें देख क्या देगा, वी आई इसका स्लोप, सो वी डिवाइड बाई आई जिसकी बराबर है स्लोप हमें वही चीज देगा, सो वी इज इक्वल टू आई आर, वी डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू आर, सो ये हमें आर देगा। So the slope of IV graph give us conductance, the slope of VI graph give us R। जब R ज्यादा होगी तो G हमारे पास क्या होगा, कम होगा। याद रखिए अगर इस तरह की स्लोप्स आ जाए IV ग्राफ, तो ये देख ले ये स्लोप ज्यादा है इससे, ये ज्यादा है इससे, सो ये जो IV ग्राफ का स्लोप है हमें G देती है। सो ये लेट सपोज ABC है, तो GA इज ग्रेटर देन GB, GB इज ग्रेटर देन GC। और अगर रेजिस्टेंस का पूछे तो रेजिस्टेंस अपोजिट होगी, RA इज लेस देन RB, इज लेस देन RC। इसी तरह अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए VI कि किस में जो है रेजिस्टेंस ज्यादा है या कंडक्टेंस ज्यादा है, तो इसकी स्लोप ज्यादा है, A की स्लोप ज्यादा है, और VI ग्राफ हमें क्या देती है, R। सो RA ज्यादा होगी RBC, RB ज्यादा होगी RC से। इसी तरह GA जो है कम होगी GBC और GB कम होगी GC से। सो ये हमारे पास स्लोप्स हमारे पास आते हैं, सही है, स्लोप और एरिया ये हमारे पास है। इसी तरह हमारे पास फैक्टर्स आते हैं, 2 टाइप्स के फैक्टर्स हमारे पास आते हैं। फैक्टर्स हमारे पास ये है कि इसके वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डैश, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज डिपेंड अपॉन डैश, और डिपेंड्स आते हैं हाइट या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन डैश, टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन डैश, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन डैश। तो ये चीजें हमारे पास आती है, सही है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले सिंपल आप लोगों ने फार्मूले क्यों रटना है। अगर आप लोगों को याद रखे कि फार्मूला याद होगा तो फार्मूले से 10-15 एमसीक्यूज हमारे पास फार्मूले से आते हैं, एक ही फार्मूले से 10-12 एमसीक्यूज आते हैं। अगर फार्मूला आप लोगों को याद होगा तो इसी फार्मूले का जो डिफिनेशन गिवन होगा वो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। फार्मूला याद होगा तो आप लोग कहेगा किस दोनों चीज का क्या रिलेशन वो आप फाइंड कर सकते हैं। फार्मूले से आप यूनिट डिवाइड कर सकते हैं, फार्मूले से आप लोग केसेस का पता होगा, फार्मूले से आप स्लोप्स और एरिया निकाल सकते हैं, फार्मूले से आप लोग का फैक्टर्स का पता चलेगा, मिनिमम और मैक्सिमम का, यानी सारे एमसीक्यूज फार्मूले के इर्द गिर्द घूमते हैं, सही है। इसको मैं मुख्तसरन इस तरह कहूंगा। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन डैश, तो हम कहते हैं कि I स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2G। तो यहां पर देख लें जो हाइट है ये डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, ये डिपेंड करती है एंगल पर, ये डिपेंड करती है G पर, बात खत्म। इट डिपेंड्स अपॉन ये 3, इट डिपेंड्स अपॉन ये 3, इट डिपेंड्स अपॉन ये 3। अगर आ जाए कि हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये जिस फार्मूले में जो चीज नहीं है उस पर डिपेंड नहीं करते, फार्मूले में मास नहीं है, तो देख ले फार्मूले में मास नहीं, सो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास, सही है। सो एक एमसीक्यू फैक्टर से आता है कि ये चीज किस चीज पर डिपेंड करती है। डायरेक्टली आप लोगों ने फार्मूला को लिखना है, फार्मूला वो चीज हो तो सही है, फार्मूले में वो ना हो तो आप लोग फिर इसको छोड़ ले कि इस पर डिपेंड नहीं करती, ये आप लोग याद रखें। इसी तरह डिपेंड के बाद एक एमसीक्यू हमारे पास आता है इंडिपेंडेंट का, कि ये चीज किस पर डिपेंड नहीं करती। सो वो भी हमारे पास, लेट सपोज T इज इक्वल 2 पाई L डिवाइड बाई G, ये मैं कर लेता हूं SHM के लिए कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन डैश, तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड G, इन दोनों पर डिपेंड करती है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन डैश, तो इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम, मास ऑफ द बॉब पर ये डिपेंड नहीं करती। तो ये चीजें आप लोग याद रखिए, सही है। एक एमसीक्यूज हमारे पास इस तरह आती है कि जब फार्मूले में चीज हो और उस पर डिपेंड नहीं करती। आप लोगों को फिर गिवन होगा कि V इज इक्वल टू RP डिवाइड बाय रो, स्पीड ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, कौन सा स्टेटमेंट ये है। तो आप लोग याद रखिए कि यहां पर प्रेशर है लेकिन ये V जो है ये प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, इसकी रीजन हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी। आपको कहेंगे प्रेशर को मैं इंक्रीज करता हूं डिक्रीज करता हूं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन।
आपको कहेंगे कि मैं जो है मास ऑफ दबाव इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूं, तो आप लोग याद रखिए इस पर डिपेंड नहीं करता। और इंडिपेंडेंट जब आप लोगों को आ जाए तो आप लोगों ने सोचना नहीं है, आप लोगों ने जस्ट फार्मूला लिखना है और फार्मूले के बेस पर जो है आप लोगों ने वो चीज जो है करेक्ट करनी है। सही है, लेट मी क्लियर द बोर्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 17। एक एमसीक्यूज जो है, एक नहीं सारी 3 to 4 एमसीक्यूज हमारे पास एमसीक्यूज जो है यूनिट से आते हैं एक ही टेस्ट में। सही है, यूनिट्स हमारे पास तकरीबन 2-3 किस्म की यूनिट्स है जो एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में आते हैं। एक एमसीक्यूज हमारे पास वो है, या दो एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज हमारे पास वो है जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन हो। लाइक लेट सपोज मैं आप लोगों को कहूंगा कि वर्क का यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ वर्क इज डैश, W हमारे पास बराबर है FD। सो आप लोगों ने एफ इस यूनिट निकालना है। सही है, तो यहां पर देख लें कि फोर्स का यूनिट हमारे पास है न्यूटन, D का यूनिट हमारे पास है मीटर। सो ये एक यूनिट हो गया। इस न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल, ये दूसरा यूनिट हो गया। इस तरह न्यूटन इसका डाइन यूनिट है, D का सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर भी हमारे पास यूनिट हो गया। इसको हम बोलते हैं ERG, ERG हमारे पास यूनिट हो गया। सही है, ये सारे इसकी यूनिट है। इसके अलावा ये वर्क जो है इक्वेशन W इज इक्वल टू PV की बराबर है। तो PV एक प्रेशर का यूनिट, अगर हम एटमॉस्फेयर लिख ले, मिलीमीटर आप HG लिखे, या हम टार लिख ले, या PSI लिखे, ये सारी जो हमारे पास है प्रेशर की यूनिट है। सो एक चीज इससे लिख ले, जो भी आप लोग लिखना चाहे, और एक VC लिखे। VC हम क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, लीटर लिख सकते हैं, गैलन लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, इनसे कोई भी निकाले। यानी फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वर्क, एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब यूनिट ऑफ वर्क, एटमॉस्फेयर गैलन यूनिट ऑफ वर्क, एटमॉस्फेयर लीटर यूनिट ऑफ वर्क, मिलीमीटर ऑफ HG मीटर क्यूब यूनिट ऑफ वर्क, टार्क गैलन यूनिट ऑफ वर्क, टार्क सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वर्क। सही है, तो ये हमारे पास इस तरह आती है। एक एमसीक्यूज ये हो गया। इसके अलावा वर्क और एनर्जी दोनों सेम है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वर्क, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ वर्क, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। ये सारे जो है हमारे पास जो है वर्क का यूनिट है। एमसीक्यूज नंबर 18 स्पेशल एमसीक्यूज हमारे पास है, उसकी बात कहूंगा, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये कंफर्म एमसीक्यूज है, रिपीट होता है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ डैश, किलोवाट, वाट, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट मतलब वाट है, और ये प्रीफिक्स लगा है यानी वैल्यू हाई है। वाट आवर, सो वाट मल्टीप्लाई बाय हावर। वाट यूनिट है पावर का, हावर यूनिट है टाइम का। सो पीटी किस चीज के बराबर है, सो वी यूनिट बी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाय टी, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू पीटी, यानी वर्क बराबर है पावर एंड टाइम का। सो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। सही है। एक एमसीक्यूज नंबर 19 ये भी आती है, which one of the following have same unit, so work, energy, torque, इन तीनों का यूनिट हमारे पास सेम है। सही है। इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 20 हमारे पास इस तरह भी एमसीक्यूज आती है कि एम्पेयर, एम्पेयर ओम इज द यूनिट ऑफ डैश। आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज में भी ट्रेंड्स होते हैं, कुछ ना कुछ एमसीक्यूज नए नए आते हैं टेस्ट में। तो आजकल ये वाला सिस्टम चल रहा है कि एम्पेयर ओम इज द यूनिट ऑफ डैश, या हमारे पास ये ओम पेरेट इज द यूनिट ऑफ डैश। इस तरह के एमसीक्यूज आजकल आ रहे हैं। सही है। सो इस किस्म के एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लोग इस तरह करें कि जो यूनिट्स गिवन है इनको क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर ले। यानी ये देख ले, फॉर एग्जाम्पल इस तरह आ जाए कि कूलम, या लेट सपोज एम्पेयर सेकंड इज द यूनिट ऑफ डैश। सही है। तो इस तरह क्या करें, पहला यूनिट को देख ले, एम्पेयर ओम इज द यूनिट ऑफ डैश। एम्पेयर किस चीज का यूनिट है, आई का, ओम किस चीज का यूनिट है, आर का। आई आर किस चीज की बराबर है, वी। सो याद रखिए एम्पेयर ओम इज इक्वल टू वोल्ट। चूज द करेक्ट इक्वेशन, तो आप लोगों ने ये मार्क करना होगा। दूसरा, ओम पेरेट इज द यूनिट ऑफ डैश, ओम पेरेट इज इक्वल टू डैश। तो ओम आर का यूनिट है और एफ जो है पेरेट सी का यूनिट है। सो आर सी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। सो ये दोनों बराबर हो जाएगी सेकंड की। तो आर एफ इज इक्वल टू ओम पेरेट इज इक्वल टू सेकंड।
तीसरा एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर सेकंड, एम्पेयर किस चीज का यूनिट है? करंट का। आई इंटू टी, आई टी किस चीज के बराबर है? आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी, सो क्यू इज इक्वल टू आई टी, सो ये बराबर होगा कूलम का। सो एम्पेयर सेकंड इज इक्वल टू कूलम। तो ये आप लोग इस तरह याद रखें। इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 21, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन। वहां पर हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है जो एक दूसरे के साथ जो है मुशाबियत रखते हैं। दे आर लिटिल बिट सेम। न्यूटन एम्पेयर पर मीटर, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, वो किस चीज के बराबर है? एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। तो वो आप लोगों ने याद रखनी है। वो हमारे पास कुछ इस तरह होती है। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये तीनों सेम है। तो इस चीज का यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमारे पास क्या है? ये दोनों आती है, ये दोनों सेम है। सो हमारे पास एक टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखना है इस यूनिट के लिए। सो B इज इक्वल टू F डिवाइड बाई IL। सो इसका यूनिट है न्यूटन एम्पेयर मीटर। सो न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इज डैश। ये हमारे पास ऐसा यूनिट है। ये किस चीज का बराबर है? ये हमारे पास टेस्ला का बराबर है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए। बी किस चीज के बराबर है? एफ डिवाइड बाई आई एल ऑन टू ए। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर एम्पेयर मीटर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। सो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, इसको मैं लिख सकता हूं न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। सो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंडक्शन। सो ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा एमसीक्यूज हमारे पास कंफर्म है। दिस इज 100% कंफर्म कि हमारे पास आप लोग को गिवन होगा कि चूज द करेक्ट पेयर ऑफ यूनिट्स। कौन सा चीज किस चीज का यूनिट है? या द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द, या टेस्ला इज द यूनिट ऑफ डैश, या क्वांटिटीज गिवन होगी, यूनिट पूछा होगा, या यूनिट गिवन होगा कि किस चीज का यूनिट है, या पूछा होगा कि इन दोनों में से कौन सा पेयर जो है गलत है। क्वांटिटी गिवन होगी और यूनिट। सो इसके लिए आप लोगों ने तकरीबन 12-13 यूनिट से जो याद रखने हैं वो सिंपल हमारे पास, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लिख लूं, बाकी आप लोग जो है बुक से निकाल ले। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, याद रखिए फोर्स का यूनिट एक न्यूटन है, एक हमारे पास टाइम है, बात खत्म। प्रेशर, प्रेशर का हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास है पास्कल, ये आप लोग याद रखें। इसी तरह हमारे पास वर्क, वर्क का हमारे पास यूनिट है जूल है, ERG है, कैलोरी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये हमारे पास वर्क की यूनिट है। इसी तरह और यूनिट्स हमारे पास क्या है? लाइव क्लास फेस टू फेस होती है तो इस टाइम जो है टीचर की हेल्प स्टूडेंट्स करते हैं, सारे क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स बता देते हैं, बट आई वुड लाइक टू यूज माय ब्रेन। सही है। इसी तरह जो स्पेशल नेम है साइंटिस्ट के, वही एमसीक्यूज में पूछ रहा हूं। न्यूटन भी हमारे पास साइंटिस्ट का नाम था, डाइन भी है, पास्कल भी है, जूल, कैलोरी, ये चीजें जो है न्यूटन की जो नेम्स है। इसी तरह अगर आ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का, टेस्ला किस चीज का यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड। गॉस किस चीज का यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड। सही है। वेबर किस चीज का यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी तरह आ जाए कि क्यूरी किस चीज का यूनिट है। इसी तरह हमारे पास बेकरल किस चीज का यूनिट है। सो ये जो स्पेशल नेम्स आए हैं यूनिट्स के आप लोगों को, एम्पेयर किस चीज का यूनिट है, कूलम किस चीज का यूनिट है, तो मोल किस चीज का यूनिट है। तो ये स्पेशल नेम्स जो है ये हमारे पास एमसीक्यूज में आते हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 23, फिजिक्स एमसीक्यूज नंबर 23। एक एमसीक्यूज हमारे पास चेंज का आता है। चेंज हमारे पास दो किस्म की स्पेशल चेंज है। एमसीक्यूज गिवन होगा कि लेट सपोज हमारे पास जो वैल्यू है, मैं टेम्परेचर इतना इंक्रीज किया तो हमारे पास किस चीज में कितना चेंज आएगा। तो याद रखिए कि अगर मैं 10 डिग्री से टेम्परेचर चेंज करता हूं तो वो चेंज मेरे पास 10 केल्विन के बराबर होगा, वो चेंज 10 केल्विन के बराबर होगा। यानी अगर हम 10 डिग्री से चेंज मिलाते हैं टेम्परेचर में तो केल्विन में भी 10 केल्विन चेंज आएगा। लेट सपोज 273 केल्विन से मैं टेम्परेचर को चेंज करके 283 कर देता हूं तो इसका मतलब है कि 0 से मैंने 10 पर ले जाया, तो यहाँ पर भी 10 डिग्री चेंज आ गया, यहाँ पर 10 केल्विन चेंज आ गया। तो जितना चेंज हम डिग्री सी में करते हैं उतना चेंज हमारे पास केल्विन में आते हैं। सही है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग को नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, सी की वैल्यू कांस्टेंट गिवन हो, डेल्टा टी हमारे पास जो है गिवन हो, आप लोगों से क्यों पूछ दे, सो क्यों हमारे पास बराबर है एनसी डेल्टा टी। सो इस केस में अगर चेंज इन टेम्परेचर 10 डिग्री से हो तो आप लोगों ने यहां पर 10 लगाना होगा, यहां पर केल्विन में कन्वर्ट की जरूरत नहीं होती। 24 नंबर,
बॉयज चार्ल्स लॉ याद रखें कि चार्ल्स लॉ जब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में, चार्ल्स लॉ जब हम पढ़ते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो याद रखें कि वहां पर जो आप लोगों ने डिग्री है वो यूज नहीं करनी, आप लोगों ने केल्विन यूज करना है। एंड केल्विन को इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 24 ये उसी चेंज का एक एमसीक्यूज है। एक एमसीक्यूज हमारे पास बीट्स का आता है, याद रखें बीट्स इज इक्वल टू डेल्टा एफ इज इक्वल टू F1 माइनस F2। एमसीक्यूज में गिवन होगा कि F1 is 210 F2 is 211। तो हमारे पास बिट्स कितनी प्रोड्यूस होंगे? स्टूडेंट्स इसको इस तरह करते हैं 210 माइनस 211 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू +1। दोनों ऑप्शन गिवन होंगे, -1 के +1। स्टूडेंट्स जो है -1 मार्क करते हैं, दिस इज रॉन्ग। पिछली दफा भी ये ट्रिक स्टूडेंट्स के साथ हुआ था। याद रखिए कि जब चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगी बीट्स प्रोड्यूस होगा। ये 5 है, ये 10 है, 5 बीट्स प्रोड्यूस होंगे। ये 10 है, ये 5 है, फिर भी 5 प्रोड्यूस होंगे। हमें चेंज से काम नहीं है, F1 माइनस F2 नहीं है, दिस इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। सो याद रखिए कि आप लोगों ने चेंज लेना है, चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, चेंज इज ऑलवेज, यहां पर इस केस में चेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, चेंज आ रही है यहां पर। सो दिस वाज एमसीक्यूज नंबर 24। मैं बोर्ड को इरेज कर लेता हूं। आप लोग जो है अगर स्क्रीनशॉट निकालना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 24 है कि 25 है, आई लास्ट इट, मैं भूल गया। लेट्स सपोज मैं 25 लिखूंगा। एक एमसीक्यूज हमारे पास आता है आल्सो कॉल्ड, ये आल्सो कॉल्ड तो केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में है, बायोलॉजी में है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो कॉल्ड डैश सेंटर सीकिंग फोर्स। सही है। तो ये जो आल्सो कॉल्ड के टर्म जितने भी हमारे पास फिजिक्स में आए हैं ये आप लोग याद रखिए, उसको मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो डिस्कशन के काबिल होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा। लगे वीडियो उधर हो इस रहा फ्यूज आना खला पासा नहीं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट वैल्यूज। यूनिट वैल्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वैल्यूज का क्या मतलब है कि आप लोगों ने देखा होगा P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T। एमसीक्यूज में क्या करेंगे, T की बजाय 1 लिखेंगे, या फॉर एग्जांपल इस T की बजाय मैं 1 लिखूं तो क्या होगा, P इज इक्वल टू W, यानी 1 सेकंड में जितना काम वर्क हम करेंगे उसको हम कहेंगे पावर। लेट सपोज आपको कहे कि अ मशीन डज 10 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड, इट्स पावर इज डैश। तो जो वैल्यू गिवन है वही वैल्यू आप लोगों ने दोबारा लिखनी है। पावर हमारे पास 10 वाट होगा। क्या होगा, 10 वाट। इसी तरह A इज इक्वल टू V डिवाइड बाई T, 1 सेकंड में जितना चेंज वेलोसिटी में आती है वही हमारे पास एक्सीलरेशन की बराबर होगी, लेकिन शर्त यह है कि T हमारे पास V के बराबर हो। सही है। तो ये हमारे पास कुछ 1 के केसेस हैं। या इसी तरह 27 या R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A, लेंथ भी हमारे पास 1 हो, एरिया भी हमारे पास 1 हो, तो R हमारे पास बराबर हो जाएगी रो की। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 28। एमसीक्यूज नंबर 28 ये हमारे पास इस स्पेशल केस में हम डिस्कस करेंगे, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। एमसीक्यूज नंबर 28 हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड रेशियो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास है रेशियो। आप लोग के पास रेशियो एमसीक्यूज, एक का मास है, इसका मास इसकी डबल है, इसकी मास इसकी डबल है, ए की मास दूसरी से डबल है, जी हमारे पास एक की हाफ है, ए है, एच हमारे पास डबल है। पोटेंशियल एनर्जी आप 1 to 2 पॉइंट कर ले। तो इसका तरीका सिंपल है, पहले एक चीज का फार्मूला लिख ले, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पहले बॉडी के लिए 1 1 1 हो जाएगा। 1 to 2 फाइंड करना है तो पोटेंशियल एनर्जी 2 हमारे पास बराबर हो जाएगी m2g2h2। तो ये सिंपल है। इसी तरह अगर आपको पूछे कि एक का मास दूसरे की डबल है, जी वेलोसिटी एक की डबल दूसरे की डबल है, या हाफ है, या जो भी है, ए 1 to 2 काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ले। तो पहले काइनेटिक एनर्जी आप 1 इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर। याद रखिए कि रेशियो की केस में जो फार्मूले में हमारे पास हाफ होती है वो आप लोगों ने नहीं लिखना, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो हमारे पास सिंपल हाफ mv स्क्वायर है, सो रेशियो में ये हाफ आप लोगों ने नहीं लिखा है, बिकॉज ये हमारे पास ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। तो स्टार्ट से ना लिखे, या vt जो इस ईटा में नहीं है 2 रू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9 ईटा, तो इसी केस में 9 और 2 हम लोग नहीं लिखते हैं। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी अब 2, ये आप लोग m2v2 स्क्वायर, ये हमारे पास सिंपल इस तरह हो जाएगी। इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। सो ये हमारे पास 1 1 1 हो जाएगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स आप 1 to 2, तो यहां पर देख ले m1 m2v2 स्क्वायर डिवाइड बाई r2 स्क्वायर।
सो यहाँ पर जब डिवीजन में आप लोगों ने डिवीजन लिखना है तो डायरेक्टली आप लोग इस तरह ऊपर लिख सकते हैं m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर डिवाइड बाय r2। सो दिस इज द रेशियो। इसी तरह एक का मास दूसरी के डबल है, तीसरी का मास एक्सीलरेशन एक का 1 से डबल है, तो आप लोग f1 f2 निकाल ले। सो m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। तो ये हमारे पास इस तरह है। रेशियो में इस तरह आती है हमारे पास फोर्सेस आर सेम, दोनों ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स लगे, एक का मास दूसरे के हाफ है 5 टाइम्स है, तो फिर एक्सीलरेशन की रेशियो क्या होगी? तो यहां पर देखें F इज इक्वल टू m, ए रिलेशन निकले फिर आप ये फोर्स सेम है तो इन दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। आप लोग कहेगा कि द फोर्स बिटवीन टू थिंग्स आर सेम, दोनों चीजों पर सेम फोर्स अप्लाई हुआ, तो आप लोग पहले फोर्स लिखे मास ऑफ A is 1/5 of mass of B, mass of B is 1/5 of A, तो मींस बात मास की हो रही है। What will be the ratio of acceleration of A to A2, तो एक्सेलरेशन की बात हो रही। तो फिर आप लोग ज़हन लगा रहे किन तीनों चीजों के बारे में कौन सा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है? F इज इक्वल टू m है। अब याद रखें कि गिवन है कि F1 रेशियो किस चीज के बारे में फाइंड करनी है? A की, तो यहां से A फाइंड कर ले F डिवाइड बाय M। सो A1 डिवाइड बाय A2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय M1। A2 हमारे पास किस चीज के बराबर होगा? A2 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय M2। If masses are same तो कैंसिल कर ले, मासेस सेम ना हो तो अपनी जगह पर लिख ले, अगर सेम है तो हमारे पास M2 डिवाइड बाय M1 सिंपल आ जाएगा। सही है। ये इस तरह एक और एमसीक्यू भी आ सकता है। लेट सपोज मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि लेट सपोज दो ऑब्जेक्ट्स पर सेम सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, एक का मास दूसरे के डबल है, एक की वेलोसिटी दूसरे के हाफ है, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ A टू B। तो आप लोग इस तरह लिखे, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हो रही है, मासिस की बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है और बात मांगा गया है R हमारे पास। तो इन तीनों का इक्वेशन लिखे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय R, बात हो रही है R की, सो R हमारे पास आ जाएगी FC डिवाइड बाय mv स्क्वायर। सो रेशियो सिंपल है, R1 इज इक्वल टू FC1 डिवाइड बाय m1v1 स्क्वायर। R1 F1 को डायरेक्टली है, R2 डायरेक्टली होगा F2 को, FC2 और इसकी जो M2v2 स्क्वायर में डिवीजन में लिखो, इसको डायरेक्टली ऊपर लिखा करें, बात खत्म। तो ये रेशियो चाहिए। एट द सेंट्रीपिटल फोर्स आर सेम, इन दोनों को कैंसिल कर ले। सो एक एमसीक्यूज रेशियो से आती है। सही है। एक एमसीक्यूज हमारे पास एक नया ट्रेंड जो आया है, पिछली ईटा में एमसीक्यूज था, तो 29 नंबर एमसीक्यूज वो है कि किस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? M and V, 2M and 2V, 3M and V, M and 3V। तो आप लोगों ने फार्मूला जो काइनेटिक एनर्जी का है हाफ mv स्क्वायर, ये हाफ या लिख ले या ना लिख ले, यहां पर जस्ट मास और v चेंज हो रही है, तो m के बजाय m, v की बजाय v स्क्वायर, पहले केस में ये आ रहा है, दूसरे केस में m के बजाय 2m, ये m साइड पर लिखे, और 2v तो 2v, तो 2 2s आर 4mv आ रहा है। इसी तरह 3m and v तो 3 आ रहा है, इसी तरह m and 3v तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3s आर 9। तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम है, यहाँ पर v पर स्क्वायर है तो 4 बन जाएगा, तो यह मैक्सिमम है। तो इस तरह एक एमसीक्यू आता है, आप लोगों जस्ट काइनेटिक एनर्जी में वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ये आप इन्वॉल्व भी कर ले तो जो चीज मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगी वही सही है। 30 नंबर एमसीक्यूज विच लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, किस बार एग्जांपल एमसीक्यू में जाए कि किस केस में हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मिनिमम? थिन स्ट्रिंग है, थिक स्ट्रिंग है और लूज है कि टाइट है, इनमें से कौन सी दो प्रॉपर्टीज में उठाओ जिसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है मैक्सिमम होगा? तो तीन थिक उसको छोड़े, इक्वेशन लिखे v इज इक्वल टू टी एल डिवाइड बाय m, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, टेंशन जिसमें ज्यादा है सो टाइट में हमारे पास जो है वेलोसिटी ज्यादा होगी। थिन थिक सो हम लोगों ने पढ़ा था कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, जिसकी एरिया ज्यादा होगी कम होगी उसमें वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो थिन की वेलोसिटी कम होती है। सो थिन और टाइट में हमारे पास वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और थिक और लूज में हमारे पास मिनिमम होगी। तो ये आप लोग जो है अप्लाई कर ले। सही है। कभी कभार इस तरह अप्लाई आती है हमारे पास। वीडियो रिज्यूम्ड। हाँ, नेक्स्ट ये कैटेगरी एमसीक्यूज नंबर 31 जो है ना, चलिए 33 लिख देते हैं, बीच में मैं बहुत सारे एमसीक्यूज कहता हूं।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट्स जो है 99% स्टूडेंट ये वाला एमसीक्यू जरा गलत कर देते हैं, और सबसे इजी हमारे पास ये है। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक एमसीक्यू हमारे पास ईटा में आया था कि अगर हमारे पास सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द सर्कल के बराबर है तो रेडियस उस चीज का क्या होगा। सही है, या एरिया ये है, सरकमफ्रेंस ये है, तो यहां पर देख ले आप लोग कि सरकमफ्रेंस बराबर है 2 पाई आर डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। आप लोग यह जो है आर हमारे पास 2 है, ये आंसर है। लेट मी एक्सप्लेन। आप लोगों ने एमसीक्यूज देखा होगा कि फाइंड द पॉइंट वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फाइंड द पॉइंट वेयर काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम। सही है, तो ये एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा मुश्किल स्टूडेंट को लगता है, लेकिन जैसे टॉप क्वालिटी इजी। यहां पर देखे, यहां पर इस क्वेश्चन में आंसर है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग कहे कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम, तो आप लोगों ने एफ एक्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम, आप लोगों ने जस्ट इक्वेशन लिखना है, जो वो अल्फाज गिवन है, फिर जो चीज मांगी है वो फाइंड कर ले। यानी ये हमारे पास बराबर है हाफ एम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम वी। क्या फाइंड करना है, वी। सो ये देख ले, वी इज इक्वल टू 2, बात खत्म। अगर आ जाए कि फाइंड द पॉइंट वेयर फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम, एफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ मोमेंटम। सो ये सॉल्व कर ले वेलोसिटी के लिए, सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 2 4। जब 4 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट चलती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आप लोग फाइंड कर ले, और मोमेंटम ये इसकी डबल होगी। फाइंड द पॉइंट वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फॉर सीएचएम, तो यहां पर आप लोग लिखे हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हाफ के कैंसिल, एक्स के लिए सॉल्व कर ले तो हमारे पास इस तरह आंसर आएगा। सही है, तो ये एमसीक्यूज आप लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। फाइंड द पॉइंट वेयर काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर मोमेंटम, तो ये सॉल्व कर ले आप लोग। ये हमारे पास क्या आएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक्स नॉट को मैं एक्सीलरेशन लिखता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4, x इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 2। सो एट द मिडल ऑफ SHM काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की 3 टाइम्स होगी, ये आप लोग याद रखें। सही है, नेक्स्ट हमारे पास सिंपल एमसीक्यूज आते हैं। 34 नंबर एमसीक्यूज न्यूमेरिकल, सिंपल आप लोग को वैल्यूज गिवन होगी, आप लोग इसको सॉल्व किया कर ले। लुक ए बट बी इंटरमीडिएट, ये वाला एमसीक्यूज अब आ रहा है आजकल, इंटरमीडिएट। आप लोग देख लें कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू डैश, या द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी टू डेंसिटी इज इक्वल टू डैश। तो ई बाय रू किस चीज के बराबर है, तो आप लोग के पास गिवन होगा ई बाय रू हमारे पास बराबर है वेलोसिटी की, ऑप्शन वेलोसिटी में नहीं होगा, वेलोसिटी में कुछ इस तरह चीज गिवन होगा जो v के बराबर होगा, और v बराबर f लैम्डा। सो द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी टू डेंसिटी इज इक्वल टू डैश, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेवलेंथ। अगर फोर्स एंड वेवलेंथ हमारे पास नहीं हो तो आप लोग देख ले वेवलेंथ डिवाइड बाय टाइम, सो द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी टू डेंसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेवलेंथ एंड टाइम, ये आप लोग देख ले। तो इस तरह का एमसीक्यूज भी ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा है। एमसीक्यूज नंबर 36, दिस इज का स्पेशल केस जो आप लोगों ने आपको टीचर्स ने बताया हो। हाँ, यहां पर मैं एक केस ऐड कर लेता हूं, मुझे मेरे जहन में याद आ गया, जीरो वाला केस। जीरो वाला केस हम लोग अब तक भूल गए हैं, तो जीरो वाला केस पढ़ लेते हैं। कब एक चीज जीरो होगी, W इज इक्वल टू FT cos थीटा। तो जब फोर्स जीरो होगी आइसोलेटेड ऑब्जेक्ट के लिए तब वर्क डन जीरो होगा, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, जब एंगल 90 होगा तब वर्क डन जीरो होगी। इसी तरह एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, उसमें चार्ज एंटर कर जाता है तो वो सर्कल में मूव करता है,
यहाँ पर वर्क डन हमारे पास क्या होती है, दिस इज वर्क डन हमारे पास 0 होती है। यहाँ पर जो फोर्स है which is equal to F is equal to QVB, this is also called डिफ्लेक्टिंग फोर्स, ये हमारे पास डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, ये also called वाला कैटेगरी एमसीक्यू से, सही है। तो जीरो वाला केस जो आप लोगों ने याद रखना है, कब एक चीज जीरो होगा, द फोर्स कूलम्बिक फोर्स बिटवीन टू न्यूट्रॉन इज डैश, न्यूट्रॉन पर चार्ज ही नहीं है, सब चार्ज जीरो होगा तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो वाला केस बहुत ही ज्यादा हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मोशन करती है तो क्या होगा, इस केस में याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी और डिस्टेंस हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू होगी, सही है। तो एक और एमसीक्यू है कि जब डिस्टेंस हमारे पास जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारे पास क्या होगी, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस हमारे पास क्या हो, जीरो हो, ये नॉन जीरो भी हो सकता है इसी केस में। एमसीक्यूज नंबर 37, हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम, कब एक चीज मिनिमम मैक्सिमम होगा, तो जितनी भी पारमूलेज है हमारे पास W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा, जब कास थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी वर्क डन मैक्सिमम होगा, सही है। इसी तरह जब दूसरे एंगल होंगे F इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, जब ये साइन थीटा मैक्सिमम होगी तो फोर्स मैक्सिमम होगी। इसी के अलावा साइन थीटा कास थीटा कहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कास थीटा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कास थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट, वहां पर 1 माइनस कास थीटा था, तो कॉम्पटन इफेक्ट में जो है 1 ओवर वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम होता है जब हम यहां पर साइन 0 इज इक्वल टू 0 और कास 0 इज इक्वल टू साइन 0 इज इक्वल टू 0 कास 90, जब हम 90 लगाते हैं तो ये उलट होगा। इसी तरह रेंज कब मैक्सिमम होगा, वहां पर साइन स्क्वायर थीटा और वो है। इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 37 नंबर कैटेगरी, जब स्पेशल एंगल्स हो हमारे पास, रेंज इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री, रेंज हाइट के बराबर 4 टाइम्स ऑफ हाइट कब होगा, यहाँ पर रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ हाइट। इसके अलावा रेंज और मैक्सिमम हाइट किस एंगल पर बराबर होते हैं, उसके लिए एंगल हमारे पास 76 डिग्री है। टाइम टू सबमिट टाइम टॉप की हाफ है, टाइम टू सबमिट टोटल टाइम की हाफ है। ये जो एंगल्स वगैरह है, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइपरबोला, पैराबोलिक वाला पॉइंट जो है याद रखें। इसी तरह ये चीजें आप लोग मिनिमम मैक्सिमम वाला याद रखें। इसके अलावा मिनिमम मैक्सिमम के अलावा एमसीक्यूज नंबर 37, 38, एमसीक्यूज नंबर 39, एमसीक्यूज नंबर 39 हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर 39, एमसीक्यूज नंबर 39 सीरीज पैरेलल। सो सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, जब दो रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट कर ले तो क्या होगा, तो आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जब सीरीज में हम कैपेसिटर कनेक्ट कर ले तो क्या होगा, तो 1 ओवर C इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। अब सीरीज में हम दो स्प्रिंग्स कनेक्ट कर ले, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो 1 ओवर के इज इक्वल टू 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2, सही है। इंडक्टर हम दो साथ कनेक्ट कर ले तो इंडक्टर L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो याद रखें कि R और इंडक्टर दोनों इनका फार्मूला सेम है और K स्प्रिंग कांस्टेंट एंड C इन दोनों के फार्मूले हमारे पास क्या है, सेम है। याद रखें एमसीक्यूज नंबर 39, 40 एक स्पेशल केस है एमसीक्यूज का, जब इस तरह की कॉम्बिनेशंस गिवन हो फिर हम लोग भूल जाते हैं। तो ये हमारे पास स्पेशल केस है इस तरह पैरेलल वाला, तो जब इस तरह रेजिस्टर्स गिवन होंगे 2 2 2, आप उसको इस तरह में कन्वर्ट कर ले। एक वेस्टर्न ब्रिज वाला एमसीक्यूज आता है, लाइक फॉर एग्जांपल 4 8 3 6 9। तो याद रखें कि यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड दिस बाय दिस 4 बाय 8, अगर ये दिस बाय दिस के बराबर होगी 3 बाय 6 की, 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8। यहां पर हमारे पास है 3 2 1 जार 2 2 2 जार 4, इससे 1 और 2 आ रही है, 3 1 जार 3 2 2, ये दोनों साइड से 1 और 2 आ रही है।
8 इसकी डबल है, 6 इसकी डबल है। तो तब आप लोग ये बैलेंस से ये वाला काउंट ना कर ले, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। इस पर मैंने अलग सी वीडियो बनाई है रजिस्टर से, वो आप लोग सारी वीडियो देख ले। सही है। एमसीक्यूज नंबर 40 ये हो गया। बस वाइंड अप करते हैं। आई थिंक दिस वाज इनफ फॉर टुडे। और एक एमसीक्यूज में लास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये असल में 2-3 एमसीक्यूज है। दिस विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, सही है। if c is equal to mv square divided by r या t is equal to 2 pi l divided by g या p is equal to under root 2 mk, यहां पर देख ले, मास को मैं डबल कर लू, fc डबल हो जाएगा। fc is equal to mv square divided by r। इस मास को जो है मैं डबल कर लू तो f डबल हो जाएगा। मास को मैं n टाइम्स इंक्रीज कर लू तो फोर्स जो है हमारे पास n टाइम। मास डबल fc डबल, मास 4 टाइम f 4 टाइम, ये 10 टाइम, ये 10 टाइम, ये हाफ, ये हाफ, ये 1/4, ये 1/4। सही है। इसको मैं डबल कर देता हूं तो 2, या इससे यहां पर स्क्वायर है, ये 4 टाइम इंक्रीज होगा। जब स्क्वायर आ जाए, v को मैं जो है डबल कर देता हूं तो यहां पर स्क्वायर है तो फोर्स जो है हमारे पास 4 टाइम इंक्रीज होगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो स्क्वायर को, तो इस केस में जब v को मैं n टाइम इंक्रीज कर देता हूं तो फोर्स हमारे पास n स्क्वायर टाइम जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा। सही है। ये तब होगा जब स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आप लोग याद रखें। यहां पर देख ले, ये इंक्रीज डिक्रीज हो गया। जब इसको इंक्रीज करेंगे ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास आती है परसेंटेज। अगर एमसीक्यूज में पूछे कि टेम्परेचर टाइम पीरियड को मैं 20% इंक्रीज करता हूं तो हमारे पास जो लेंथ है ये कितना इंक्रीज होगा। सही है। तो यहां पर देख ले, इसके लिए शॉर्टकट है, इस 20 को आप 2 टाइम लिख ले, इसको 10 से डिवाइड कर ले, 2 आएगा। सो जो आ जाए उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर ले, इन दोनों को सम कर ले। 20 + 20 40, 40 + 4 44। If we increase the time period by 20%, the length have been increased by 44%। या 44% अगर लेंथ इंक्रीज कर ले तो इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है 20% इंक्रीज हुआ है। अगर ये 30% इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब है कि लेंथ कितना इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब है कि 30 + 30, इसको 10 से डिवाइड कर ले, 3 3 are 9, सो हमारे पास आ जाएगा 69%। अगर 69% लेंथ इंक्रीज कर ले तो टाइम पीरियड 30% इंक्रीज होगा। अगर डिक्रीज आ जाए तो ये वाला टर्म डिक्रीज की माइनस कर ले। एफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 69%, तो मतलब ये है कि 30% डिक्रीज कर ले टाइम पीरियड, तो 30 + 30 = 60 - 3 3 are 9 = 51%। अगर हम जो है टाइम पीरियड जो है 30% डिक्रीज कर ले, लेंथ 51% डिक्रीज हुआ है, या हम लेंथ 51% डिक्रीज कर ले तो टाइम पीरियड जो है 30% डिक्रीज हुआ है। ये आप लोग देख। अगर लेंथ को है मैं 300 टाइम्स इंक्रीज कर लूं, जो है उसकी 300, फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, इसको मैं 300 टाइम इंक्रीज कर लूं, एल पर 300% एल, यानी पहले जितना था उसका 3 टाइम ऐड कर लूं, इसका मतलब है कि लेंथ 4 टाइम इंक्रीज हुआ है। सो इफ वी इंक्रीज 4 टाइम तो ये डबल हो जाएगा। सो अगर 300% इंक्रीज हो जाए तो टाइम पीरियड मेरे पास 100% इंक्रीज होगा। यानी अगर लेंथ को मैं 4 टाइम इंक्रीज करता हूं तो टाइम पीरियड मेरे पास डबल हो जाएगा। मोमेंटम को मैं 20% इंक्रीज कर लूं तो काइनेटिक एनर्जी जो है 44% इंक्रीज होगी। इसको मैं 30% डिक्रीज कर लूं तो ये मेरे पास इंक्रीज कर लूं तो ये 69% इंक्रीज होगी। तो ये इसके लिए ये परसेंटेज है, ये सारे इसके लिए हो सकते हैं। सही है। ये सेम फार्मूला जो एफ के लिए भी है, एफ = 2 pi m/k। मास इज इंक्रीज बाय 644%। इट मींस कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20% इंक्रीज हुई है। ये 30% इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि 69% इंक्रीज हुआ है। ये 40% इंक्रीज होगा तो 40 + 40 80 84 4 are 16 96%। ये चीजें आप लोग याद रखें। इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर, बस मैं तादाद भूल गया हूं, रजिस्टर R = ρ L/A
जब लेंथ n टाइम इंक्रीज हो जाए तो r जो है n टाइम इंक्रीज होगा। लेंथ डबल कर लू, रेजिस्टेंस डबल, लेंथ 4 टाइम, ये 4 टाइम, ये सिंपल है। इसको मैं n टाइम डिक्रीज कर लू तो r भी n टाइम डिक्रीज होगा। लेकिन अगर आप लोग को कहे एक स्पेशल केस है, बाय मींस ऑफ स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग से इंक्रीज कर लू, सो बाय मींस ऑफ स्ट्रेचिंग अगर मैं n टाइम इंक्रीज कर लू तो लेंथ r जो है n स्क्वायर टाइम इंक्रीज होगा। इफ वी डबल द लेंथ इट विल बी इंक्रीज बाय 4 टाइम। इफ इट 3 टाइम इंक्रीज हो जाए तो ये 9 टाइम इंक्रीज होगा, ये 4 टाइम तो ये 16 टाइम, ये 5 टाइम, ये 25 टाइम डिक्रीज कीजिए। अगर ये मैं 2 टाइम डिक्रीज कर लू तो ये n स्क्वायर टाइम डिक्रीज होगा। इफ वी डिक्रीज द लेंथ बाय 2 टाइम तो ये 4 टाइम होगा, ये 3 टाइम तो ये मेरे पास 9, ये n टाइम डिक्रीज होगा तो इट विल डिक्रीज बाय n स्क्वायर टाइम। सही है। तो दिस वाज हाफ लाइफ पर जो है अगर आप लोग को कोई मसला हो तो वो भेज दे। लेकिन 3 एमसीक्यूज हमारे पास जो है, फाइनल 3 एमसीक्यूज हमारे पास हाफ लाइफ के आते हैं। हाफ लाइफ में एक टाइम पीरियड कितने टाइम बाद जो है कितना परसेंट रह जाएगा, या इतने टाइम के बाद कितना परसेंट रह जाएगा, या इतने टाइम बाद जो है कितना फ्रैक्शन रह जाएगा, कितना फ्रैक्शन डिके हुआ है, कितना अनडिके, या आएगा कि कितना डिके हुआ है, कितना अनडिके रह गया है, कितने टाइम में है, इसकी हमारे पास हाफ लाइफ क्या है, कितना परसेंट डिके हुआ है, कितना परसेंट रह गया है। 4-5 एमसीक्यूज ये आते हैं। सो दिस वाज द एंड ऑफ द फिजिक्स। ये हमारे पास पूरा का पूरा फिजिक्स है। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई एमसीक्यूज है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दिस वाज द एंड, होप इट विल हेल्प। इंशाल्लाह सारा फिजिक्स इसी से कवर हो जाएगा। थैंक यू।